देखिए तुरंत बढ़िया फोटो खींचना, ठीक है। और अच्छी फोटो कौन खींचेगा? तू खींच लो, ठीक है। और अपलोड कर दियो तुरंत, ठीक है। देखने का टाइम नहीं दे रहा, कॉपी बंद कर लो, ध्यान से देखना। देखिए भैया तो मत खींचो, खींच लेगा, डाल देगा, टेलीग्राम में डाल देगा। देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में हमने एक छोटी सी डेरिवेशन की थी जिसमें आपने देखा था कि सेंटर ऑफ मास, अगर एक सिस्टम होता है, एक पार्टिकल का सिस्टम होता है, सेंटर ऑफ मास उसके अंदर ही होता है। लेकिन जब दो पार्टिकल का सिस्टम आ जाता है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? उनके बीच में कहीं पर लाई करता है। तो मैंने कल कराया था, जरा एक बार उस डेरिवेशन को जल्दी से देख लेते हैं शॉर्टकट में, ताकि आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ जाए। एक पार्टिकल था तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या था? उसके अंदर था। दूसरा पार्टिकल था, उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या था? उसके अंदर था। ओए, इसका मास क्या था? m1, इसका मास था m2। तो इनके सेंटर ऑफ मास का ही मास भी क्या होगा? m1 m2 होगा। हमने कहा था, मैंने बताया भी है, उसके बाद मैंने इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? एक सिस्टम। क्या बना दिया? अब सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं लाई करेगा, ठीक है। मैंने मान लिया इस पॉइंट को O। क्या मान लिया? तो इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये होगा r1, याद होगा आपको। और इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r2, याद होगा। और इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, कोई बोले नहीं, ठीक है। तो इनके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा भैया? कैपिटल है, ठीक है भैया। अच्छा, जब ये सिस्टम बन गया है, तो सिस्टम बन गया तो ये क्या करेगा? ये वाला मास इसको खींचेगा F1 फोर्स से, और ये वाला मास उसको खींचेगा F2 फोर्स से। ये तो एक सिस्टम है। लेकिन मैंने बाद में क्या किया, इसको एक्सिलरेट कराने के लिए बाहर से फोर्स लगा दिया इसके ऊपर कैपिटल F1, और इसके ऊपर लगा दिया कैपिटल F2। अगर आपको याद होगा तो F1 यानी इसके ऊपर का ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होगा? इसके कुल मास, जो कि क्या है? इसका m1, ठीक है भैया। और इसका कुल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन याद है आपको? मैंने क्या लिखा था? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, याद है? ये एक्सील मास इनटू में एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के यहाँ पे सीधा इसको यूज किया था मैंने। फिर इस वाले मास की मैंने बात की थी, तो ये क्या होगा? F2 प्लस, सॉरी ये F1 है, ये F2 प्लस कैपिटल F2 बराबर में इसका मास इनटू में इसका एक्सीलरेशन, इसका dr2 अपॉन में dt था, याद है? उसके बाद दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया था भैया? ठीक है। उसके बाद मैंने इन दोनों को क्या किया भैया? सुन लीजिए। उसके बाद इन दोनों, हाँ dt स्क्वायर आएगा, ठीक है भैया। उसके बाद इन दोनों को मैंने ऐड किया था, ऐड किया था तो ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गए थे। F1 प्लस F2 याद है आपको? क्या आया था? dt, देखिए m, देखिए dt स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने। ये क्या होगा? m1 r1 और प्लस m2 r2, याद है? अच्छा, ये टोटल फोर्स हो गया। इन दोनों को मिला के टोटल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? ये हो गया। वेक्टर लगा दीजिए, मर्जी आपकी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा भैया, आपको पता है ये dt स्क्वायर याद आ गया था, m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है भैया। उसके बाद मैंने बोला था इस एक्सटर्नल फोर्स को, टोटल एक्सटर्नल फोर्स को हम इस पूरे सिस्टम का मास, जो कि कितना है? m1 प्लस m2, और इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन, मैंने बताया था पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन वही एक्सीलरेशन होता है जो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन था। तो इसके सेंटर ऑफ मास क्या है भैया? r, तो d डबल डिफरेंशिएशन ऑफ r अपॉन में dt, याद है? ये हो गया था। इन दोनों को मैंने इक्वेट किया था, ये इसके बराबर, तो ये साइड क्या होगी? इसके बराबर होगी। तो dt स्क्वायर से dt स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो दोनों, देन ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये इसको कर दो सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या था भैया आपका? m1 m2 और क्या है भैया? r वेक्टर बराबर में क्या होगा? m1 r1 m2 r2, ठीक है भैया। तो r की वैल्यू क्या आई थी? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये क्या था भैया? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसका भैया? सेंटर ऑफ मास, ठीक है भैया। ये चीज मैंने आपको कल कराई थी। अब इसके बाद का आगे का मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है भैया। अब मैं कराने जा रहा हूं भैया कि ये पोजीशन वेक्टर आ गया, वेलोसिटी निकालते। क्या निकालते भैया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे भैया? तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो पता लगी। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, तो इसी को क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है? जब इसी को आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में पहली बार, तो क्या आता है भैया? वेलोसिटी। क्या आती है? तो क्या होगी भैया? देखिए, जब इसको करूंगा मैं डिफरेंशिएट पूरे को, तो आपको पता नीचे मास वाली टर्म है, क्या है?
और मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कुल मास है तो बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, ये बाहर आ गया क्योंकि मास है, कांस्टेंट है। जब मैं ऊपर वाली को करूंगा डिफरेंशिएट, तो यहां पर भी क्या ये मास है, ये m1 क्या होगा, बाहर आएगा। लेकिन जब मैं r1 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, v1, क्या होगा, v1। फिर इसके बाद ये करूंगा तो ये करूंगा तो इसके बाद क्या होगा, ये मास है और ये क्या है, पोजीशन है, तो ये मास क्या होगा, m2, फिर क्या होगा, बाहर जाएगा। और r को करूंगा तो क्या होगा, v2 आ जाएगा। तो भैया आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आई है, वेलोसिटी यहां पे लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आई है, क्या है ये भैया, m1 v1 m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, ये है आपका। एक मिनट, ठीक है। उसके बाद भैया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, क्या निकालना भैया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपको पता है भैया, अगर आप इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहां से क्या आएगा आपका, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। तो चलो भैया एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपको पता है नीचे मास वाली टर्म में मास तो कांस्टेंट होता है, तो इसे निकाल दीजिए m1 प्लस m2 को बाहर, है ना। इसको करेंगे तो m1 क्या होगा, इसको पूरे करेंगे तो m1 क्या होगा, बाहर आएगा, और v1 का क्या होगा, a1। इसको करूंगा तो क्या होगा, m2 बाहर आएगा, और v2 को क्या होगा, a2। तो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया आपका, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस। तो भैया हमें पता लग गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, ये होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, ये होती है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होता है। फॉर्मूले ये, ठीक है भैया। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे कि आपको भैया मास दे रखा है, ये आर है, ये ध्यान रखना, ये आर है, ये क्या है, आर मतलब पोजीशन, और ये वी है, ये वेलोसिटी वाला है, ठीक है भैया। तो आपको दे रखा होगा मास, पहले मास उसका पोजीशन, दूसरा मास उसकी पोजीशन, आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछेगा, तो आप इस फॉर्मूले रखोगे तो आपको सीधा सीधा बोल देगा कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको पहला मास दिया होगा, उसकी वेलोसिटी दी होगी, दूसरा मास उसकी वेलोसिटी, बोलेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या, तो इस वाले फॉर्मूले रखोगे, पहला मास उसका एक्सेलरेशन, दूसरा मास उसका एक्सेलरेशन, तो और नीचे m1 प्लस m2 तो करना पता ही होगा आपको, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजों को सॉल्व करना है। अब देखिए मुद्दे की बात आ रही है, ये तो दो पार्टिकल के लिए हुआ, क्या हुआ, ये केवल दो पार्टिकल के लिए वैलिड है, यहां पर भी दो पार्टिकल है, यहां पर भी दो पार्टिकल है, यहां पर भी दो पार्टिकल है, फॉर n पार्टिकल, फॉर पार्टिकल, n पार्टिकल के क्या हुआ, यही पोजीशन जो दो पार्टिकल में है ये, तो यही क्या होगी, n पार्टिकल की क्या होगी, सेंटर ऑफ मास, m1 r1 m2 r2 डॉट 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 mn rn अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी भैया, वेलोसिटी ऑफ m1 v1 m2 v2 डॉट 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 mn vn अपॉन में क्या हो गया, m1 प्लस m2 डॉट 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 mn आ गया। यही एक्सेलरेशन, ये भैया एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, m1 a1 m2 a2 डॉट 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 mn, जितने भी पार्टिकल्स रखे आप उतने टाइम्स बढ़ा सकते हो उसको, बस आगे नीचे का कुल मास m1 प्लस m2 mn, ठीक भैया। तो ये इस तरीके से आप कितने भी पार्टिकल की पोजीशन निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास की, कितने भी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास की, और कितने भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास का, ठीक भैया। अब देखिए, हाँ, फॉर 1D बॉडी, फॉर 1D बॉडी, अगर बॉडी क्या है भैया आपकी वन डायमेंशन है, कैसी है, मतलब या तो उसके पास x है या y है या z है, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सबकी एक ही वैल्यू, नहीं समझे। चलो मैं बताता हूं, अगर बॉडी केवल x के लॉन्ग रखी है, बॉडी के पास केवल लेंथ है, तो उसके पास या तो x होगा या y होगा या z होगा, तो उसके जो सेंटर ऑफ मास आएंगे, ठीक है, इसकी फोटो ले लो, उसके बाद बताता हूं मैं आपको, ठीक है। लो, ठीक है, चलो तुरंत शेयर कर दे भाई, जो जिसने खींच ली फोटो।
अब तू खींच यार, इसकी रहने दे। जो गई हो? अरे हाँ, टेलीग्राम पे शेयर कर, टेलीग्राम पे शेयर। अब जल्दी करना, सुअर अच्छी है तेरी फोटो, रहने मत खींच, अच्छी फोटो जल्दी शेयर कर। समझ गई? समझ गई? समझिए क्या समझाऊं? नाप दूंगा घुसंड में, बुला लीजिए जिस मर्जी बुलाना। डर नहीं लग रहा मुझे किसी का भी, डरी तो नहीं? हो गया, कर दिया। अब देखिए मिटो रहा हूं भैया, समझ गया? 1D बॉडी के केस में क्या करना भैया आपको, ठीक है? अगर बॉडी देखिए कई टाइप की होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, तीनों टाइप की बॉडी है आपके पास, ठीक है भैया? तो बोलता है, कई बार बोलता है भैया बताइए कि 1 डायमेंशन बॉडी का सेंटर ऑफ मास या वाई, 2 डायमेंशन बॉडी जब बोलूंगा ना तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास दो वैल्यू होगी, एक्स भी होगा वाई भी होगा। 3 डायमेंशन बोलूंगा तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास एक्स वाई जेड तीनों ही होगा, समझ गया? और 1 डायमेंशन बोलूंगा तो या तो उसके पास केवल एक्स होगा या केवल वाई होगा या केवल जेड होगा। तो 1 डायमेंशन में ध्यान दीजिए, ठीक है? अगर मैं अब वैसे सारे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं सारे लिख रहा हूं, लेकिन आप समझ जाना 1 डायमेंशन में केवल एक चीज होगी, 2 में दोनों चीज और 3 में, ठीक है? तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं भैया, पोजीशन, ठीक है? अब ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन सबके लिए अप्लाई है। देखिए अगर भैया बॉडी क्या है भैया, 1D है, क्या है? तो उसके पास या तो एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा। तो जो एक्स के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास होगा वो कैसे निकालेंगे? एक्स के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? m1 x1 m2 x2 डॉट 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 mn xn अपॉन में m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पोजीशन निकाल रहे हो जब बॉडी 1 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन होगी तो उसमें एक और जुड़ जाएगा, क्या? YCM। क्या होगा? m1 y1 डॉट 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 mn yn अपॉन में m1 डॉट 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 mn, ठीक है? अगर रुक तो जा, ठीक है? और अगर 3D बॉडी है तो उसमें एक और जुड़ जाएगा, जाकर क्या होगा? ZCM। क्या होगा? m1 z1 डॉट 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 mn zn अपॉन में m1 डॉट 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 mn। ठीक है भैया? 1 डायमेंशन होगी तो या तो ये या ये 2D होगी तो या, समझ गए? दो होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ मास के पास, और 3D बॉडी होगी तो तीनों जाएगा। तो देखिए 1D बॉडी के लिए या तो x रहेगा, xcm रहेगा, 2D बॉडी के लिए xcm और ycm दोनों ही रहेगा, x और y दोनों का लॉन्ग सेंटर ऑफ मास रहेगा, ठीक है? और 3D बॉडी के लिए जिसके पास x y लंबाई बड़ा चौड़ाई बड़ा सब कुछ हो, तो क्या होगा? xcm भी होगा उसके सेंटर ऑफ मास के पास, YCM भी होगा और ZCM भी होगा, और उनकी वैल्यू को आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। समझ गए भैया? XCM कैलकुलेट करना तो ये, YCM ZCM करके तो इन दोनों का इस्तेमाल करोगे, और Z ये यहां तक करना तो तीनों का इस्तेमाल करोगे। समझ गए? आता भैया वेलोसिटी, क्या निकालना है? वेलोसिटी, ठीक है? तो वेलोसिटी निकालने के लिए भैया देखिए VXCM, x के लॉन्ग वेलोसिटी अगर 1 डायमेंशन बॉडी है तो क्या करोगे? m1 Vx1 मतलब पहला पार्टिकल उसकी वेलोसिटी x के लॉन्ग, ठीक है? m2 ऐसे mn Vxn अपॉन में m1 डॉट 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 mn। अगर 2 डायमेंशन होगी तो y के लॉन्ग भी उसके पास वेलोसिटी होगी, तो YCM क्या निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 y1 Vy1 mn Vyn अपॉन में m1 mn। और अगर 3D बॉडी है VZCM क्या होगा? सेंटर ऑफ मास m1 z m z1 VZ1 mn अपॉन में m1 डॉट 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 mn। अगर भैया 1D बॉडी है तो उसके पास केवल क्या रहेगा? VXCM निकालना है,
2D बॉडी है तो आपको दोनों ही निकालने पड़ेंगे। 3D बॉडी है तो VXCM, VYCM और VZCM तीनों ही निकालना पड़ेंगे। समझ गए भैया? एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन निकालना आपको, ठीक है भैया? तो एक्सीलरेशन निकालना तो कुछ नहीं करना भैया, AXCM, अच्छा अरे यार क्या हो रही है, AXCM क्या होगा, M1 AX1 MN AXN अपॉन में M1 प्लस डॉट 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 MN AY। अगर 2D बॉडी है तो एक और चीज निकालो, एक्सीलरेशन Y का लॉन्ग भी होगा इसका, M1 AY1 MN AYN अपॉन में क्या होगा, M1 प्लस डॉट 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 डॉट। संतोष फोन रख दे, क्या कर रहा है? AZCM क्या होगा, M1 AZ1 MN AZN अपॉन में M1 प्लस MN। और देखिए भैया अगर 1D बॉडी है तो सेंटर मास किसके लॉन्ग रहेगा, केवल X के लॉन्ग। 2D है तो AXCM भी निकालना पड़ेगा और AYCM भी निकालना पड़ेगा, ठीक भैया। और 3D बॉडी है तो AXCM AYCM और AZCM तीनों निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक है भैया। और इसी का पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, 1D में केवल एक चीज, 2D में दोनों चीज, 3D में, समझ गए भैया? फटाफट लिखिए, समझ गया? ठीक है, ठीक है। अब देखिए भैया, अभी यहाँ पे मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो कि आपको नीड बहुत कम पड़ेगा लेकिन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पड़ेगा। वैसे उसकी डेरिवेशन वगैरह सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये तो आ गया, देखिए मिटो रहा भैया। देखिए भैया यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम कहते हैं मास डेंसिटी। क्या कहते हैं? मास डेंसिटी। देखिए भैया आपने केवल एक टाइप की मास डेंसिटी पढ़ा है, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम केमिस्ट्री में, एम मास अपॉन में वॉल्यूम, एम अपॉन में वी। लेकिन फिजिक्स में हम तीनों डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और खैर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाला मैं इसको, क्योंकि जितना काम है उतना ही पढ़ूंगा, ठीक है भैया। तो बात करता हूँ मास डेंसिटी, ध्यान दीजिए भैया। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो भैया यहाँ पर हमारे पास जो मास डेंसिटी वो तीन टाइप की। पहली है मास पर यूनिट लेंथ, इसको लैम्डा लिखते हैं। दूसरी मास डेंसिटी है मास पर यूनिट एरिया, इसको सिग्मा लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? और तीसरा जो आप सबसे ज्यादा पढ़ चुके हो भैया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप रो लिखते हो। क्या लिखते हो? रो, ठीक भैया, सिंबल ये। अच्छा ये 1D बॉडी पे अप्लाइड है क्योंकि लेंथ किसकी होती है? 1 डायमेंशन की। एरिया किसका होता है? 2 डायमेंशन बॉडी का। और वॉल्यूम किसका होता है? 3D बॉडी का। किसका होता है? 3D बॉडी का। समझ गया? अब ये बॉडी है, इसकी लेंथ क्या है? L है। इसकी लेंथ क्या है? इसका मास क्या है? M। अब इसका मतलब क्या है? चलो एक एग्जांपल देता हूँ। इसका इस डेंसिटी का मतलब क्या है, उसका यूज क्या है, क्वेश्चन करके आपको छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा एक रॉड है जिसकी मास कुल क्या है भैया? 20 किलो। क्या है? 20 किलो। उसकी लेंथ क्या है? 20 मीटर। क्या है? तो उसके पर यूनिट लेंथ पर, यानी 1 मीटर पर कितना मास है? तो 2 किलो। 2 ही किलो तो होगा। 20 मीटर लेंथ का मास 20 किलो है, तो 1 मीटर लेंथ का मास क्या होगा? 2 ही किलो तो होगा, यानी 2 kg पर मीटर। 2 kg पर मीटर उसकी क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट कितना भैया? 2 kg। अब अगर मान लीजिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो भैया अगर आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया है, मतलब 1 यूनिट लेंथ पे इतना मास है, तो आप कितनी भी लेंथ पर मास निकाल सकते हो। अगर आपको दिया होगा कि भैया 2 kg पर मीटर इस रॉड का मास है, 2 kg पर मीटर इस रॉड का मास है,
तो बताओ 100 मीटर रॉड का मास कितना होगा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से केजी हो जाएगा, क्या होगा? तो यही आपको इसी का एप्लीकेशन करनी है, यही सारी मतलब इसका यूज होना है यहीं पर ही कि भैया आपको कई बार पर यूनिट लेंथ का मास दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? लेंथ का मास। आप कितनी भी लेंथ के लिए उस लेंथ की मल्टीप्लाई कर दोगे उसमें, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए मास पर यूनिट लेंथ निकालते कैसे हैं? तो ये क्या होगा? लैम्डा, ये क्या होगा? बॉडी का कुल मास अपॉन में बॉडी की कुल लेंथ। एक तो लैम्डा निकालने के लिए आप इसका यूज करोगे, दूसरा अगर आपको मास निकालना है, क्या निकालना है? लैम्डा और लेंथ रखिए, तो आप क्या करोगे? लैम्डा और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ और उस रॉड की लेंथ, तो क्या होगा? उस रॉड का कुल, रॉड के पर यूनिट लेंथ पर मास क्या है? लैम्डा। रॉड लैम्डा यार मास पर यूनिट लेंथ का सिंबल है, मास पर यूनिट लेंथ का सिंबल, यानी एक यूनिट लेंथ पर इतना मास है। तो 4 यूनिट लेंथ पर कितना मास होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 यूनिट लेंथ पर कितना मास होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जितनी भी यूनिट लेंथ का आपको मास चाहिए आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। हाँ भाई बोल, जल्दी बोल। हाँ बेटा, हाँ चल कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वीडियो देख ले तुझे आज की, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। अब देखिए भैया, तो आपको पर यूनिट लेंथ का मास पता है, आपको एल का निकालना है, तो आपने क्या किया? लैम्डा इंटू में एल कर दिया, तो आपको पूरी रॉड का लेंथ मास पता लग गया। आपको मास पता है रॉड का, आपको उसकी लेंथ पता है, तो लैम्डा आपने इस तरीके से निकाल लिया। है भैया, ये किसके लिए अप्लाई है? जिसके पास केवल लेंथ होती है, केवल लंबाई होती है, वन डायमेंशन बॉडी। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? मास की क्या होती है? किलोग्राम, और लेंथ की क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है इफ लैम्डा इक्वल्स टू में 2 kg पर मीटर, मतलब एक रॉड, एक बॉडी है जिसके लेंथ के जिसका मास क्या है? 2 kg पर मीटर, उसके 1 मीटर पर 2 kg मास है। तो कैलकुलेट एंड उसकी लेंथ क्या है? 4 मीटर। लैम्डा रखा है 2 kg पर मीटर, और लेंथ क्या रखी भैया? 4 मीटर। तो कैलकुलेट एम, आपको क्या निकालना भैया? एम। तो एम क्या होगा? लैम्डा इंटू में एल। लैम्डा क्या है भैया? 2, ये 4, तो क्या होगा? 8 किलो। क्या होगा? इस तरीके से निकाल सकते हो। अबे भाई समझ में आ जाता कि ये चीज है, ये इसलिए करा रहा हूं मैं। समझ गया भैया? अब देखिए दूसरी मास डेंसिटी, ये कोई, ये एक्स है, ये वाई है, मतलब जिसके पास एरिया होता है उसके पास एक्स वाई दोनों होते हैं, मतलब वो 2D बॉडी होता है। कैसे होता है? 2D बॉडी। तो भैया इसका एरिया क्या है? ए, इसका मास क्या है? एम। तो इसके पर यूनिट एरिया का मास क्या होगा? सिग्मा इक्वल्स टू में मास अपॉन में एरिया। ये एरिया पर यूनिट मास आ गया, क्या आ गया? इसके पर यूनिट एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास है। ठीक है, ये हो गया। जब आपको एम दे रखा होगा, ए दे रखा होगा, तो आप पर यूनिट मास निकाल लोगे, एरिया पर इतना होगा। ठीक है भैया? हाँ, और अगर आपको मान लीजिए ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो आप मास कैसे निकालोगे? तो सिग्मा इंटू में ए। ठीक है भैया, ये निकालोगे। क्वेश्चन देखिए भैया, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? तो मास की क्या होती है? किलोग्राम, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ये ऊपर गया तो पर मीटर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ सिग्मा इक्वल्स में 2 kg पर मीटर स्क्वायर। ओए, सिग्मा दे रखा है 2 kg पर मीटर स्क्वायर, एंड एरिया कितना दे रखा है? 4 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है? पूछ रहा है मास कितना होगा, तो क्या करोगे? 8 kg। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया अगला देखते हैं भैया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या देखेंगे? देखिए ये 3D बॉडी होगा, इसके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होगी। ये x है, ये z है, और ये क्या है भैया? ठीक है, ये 3D बॉडी x है। कोई अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कुछ भी करते हैं, y कर दे रहा हूं इसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये z होगा। अब देखिए भैया ध्यान दीजिए, ये बॉडी जिसका मास क्या है भैया? m है, इसका वॉल्यूम क्या है? v। तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा? तो क्या कहेंगे? मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर मान लीजिए ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो आप मास निकालोगे। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? केजी पर मीटर क्यूब। आपको पहले ही पता होगा इसके बारे में, अगर डेंसिटी पड़ी होगी। क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन क्या है? इफ रो इक्वल्स टू में 4 kg पर मीटर क्यूब, मतलब कोई मटेरियल उसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है? 4 kg पर मीटर क्यूब,
एंड वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब, क्या है? तो आपको मास निकालना, तो मास क्या होगा 40 किलोग्राम। क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? फटाफट फोटो लीजिए इसकी, एक बार देख लीजिए। अब देखिए भैया एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक पक्का आएगा, पहले बता दे रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7.1, ठीक है 7.1, ध्यान दीजिए भैया प्लीज, कोई बोलेगा नहीं। एनसीईआरटी अभी तो नहीं, कहां गई? एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7.1, देखो ही खुला पूरा टैलेंट है ये। तो भैया 7.1 एग्जांपल क्या कह रहा है? बहुत आसान है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए भैया कह रहा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है 7.1, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऐसा, जिसकी जो भुजाएं हैं वो 0.5 मीटर की है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। कह रहे हैं इसके वर्टिसिस पे, तीनों वर्टिसिस पे मास रखा हुआ है। मास जो m1 रखा हुआ है उसकी वैल्यू तो रखी है आपको भैया 100 ग्राम, क्या है? m2 जो रखा हुआ है इस वाले वर्टिसिस उसकी है 150 ग्राम, और m3 जो रखा हुआ है उसके 200 ग्राम है, ठीक है भैया। तो कह रहा है इसका पहली बार बताओ कौन कैसी बॉडी है, 1D 2D या 3D? ये 2D बॉडी है, इसके बाद लंबाई और चौड़ाई है, ट्रायंगल 2D बॉडी माना जाता है, ठीक है भैया। तो कह रहा है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके पास भी क्या होगा? दो ही चीज होंगी, एक्स और वाई दोनों ही होगा, है ना। तो अभी हमने क्या किया भैया, इसको सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फिट किया, तो इसको एक्स कर दिया, क्या कर दिया इसको और इसको क्या कर दिया वाई, और एक वर्टिसिस का ओरिजिन पे रख दिया। ये वाला वर्टिसिस क्या है? ओरिजिन पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये देखिए 0 है, ये 0 है, ये यहाँ पे है, तो आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0.5, क्योंकि आपको पता है ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है 0.5 है। अबे ये नहीं ना, x की वैल्यू 0.5 है, लेकिन x एक्सिस पे होने की वजह से y की वैल्यू क्या है 0। अगर कोई चीज x पर है तो y की वैल्यू 0, y पर है तो x की वैल्यू 0। लेकिन आप जब इसको देखोगे इस वाले पॉइंट को, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो उसको कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको x की इतनी वैल्यू है, इस कोऑर्डिनेट के पास x की इतनी वैल्यू, तो कैसे निकलेगी? तो हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, इसकी आधा, ये दोनों बराबर ही है ना, ये कितनी है 0.25, क्या है यहाँ से 0.05 होता है, क्या 0.25 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0.25 है, लेकिन y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू क्या है, ये कैसे निकलेगी? तो आप दिख रहा है आपको ट्रायंगल, ये क्या दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो भैया देखिए अंडर रूट 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.25 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आएगी 0.25 x का और y का 0.25 अंडर रूट में 3, ठीक है भैया। सॉल्व करने के बाद ये आएगी, समझ गए? अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी, ठीक है। अभी अपने को क्या निकालना? सेंटर ऑफ मास। मैंने मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, जिसमें x की वैल्यू क्या है एक्सियम और y की वैल्यू क्या है YCM है। अब मैंने दो क्यों रखा? तो आपको पता होना चाहिए 2 डायमेंशनल बॉडी है, और 2 डायमेंशनल बॉडी के सेंटर ऑफ मास के पास दो कोऑर्डिनेट होंगे, x का भी और y का भी। अच्छा इस सिस्टम में कितने पार्टिकल है? 3 पार्टिकल है, 1 2 3। तो यानी हमें फॉर्मूला कहां पे लगाना है? एक्सियम m1 x1 m2 x2 m3 यही तक लगाना है, समझ गए भैया? क्योंकि 3 पार्टिकल का सिस्टम है, m1 प्लस m2 प्लस m3। और YCM कैसे निकलेगा? m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन में नीचे क्या होगा m1 प्लस। अब देखिए भैया m1 क्या है भैया यहाँ पर 100 ग्राम, और x1 क्या है 0। जो m1 के साथ रहेगा x वो क्या बनाएगा x1, और जो रहेगा वो y1, जो y रहेगा y1, जो z रहेगा वो z1। तो m1 के साथ कौन है? x1 की वैल्यू, m1 100 ग्राम है, x1 क्या है भैया 0 है, m2 क्या है भैया 150 ग्राम, x2 क्या है भैया 0.5, m3 क्या है 200 ग्राम, और y3 क्या x3 क्या है 0.25। अपॉन में कुल मास क्या होगा पूरे सिस्टम का? तो 450 ग्राम। क्या होगा 485 तो होगा, ठीक है भैया। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ वो क्या होगा एक्सियम होगा, क्या होगा
YCM क्या होगा? देखिए YCM M1 क्या है 100, Y क्या है 0। देखिए X Y दोनों 0 तो Y भी 0। ठीक है भैया। M2 क्या है 150, Y2 क्या है 0। M3 क्या है 200, Y3 क्या है भैया 0.25 √3 अपॉन में 450। सॉल्व कर लोगे? ये आएगा एक्सियम, ये आएगा वाईसीएम। यहां पर रख देना, कह देना भैया ये है सेंटर ऑफ मास, हैंस द पोजीशन ऑफ, नहीं कर रहा ना, यहां पे लिखा हैंस द पोजीशन ऑफ, लेकिन लास्ट में कैसे लिखना है? हैंस द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सियम कोमा वाईसीएम। एक्सियम की जो वैल्यू आएगी यहां रखोगे और वाईसीएम की जो वैल्यू आएगी यहां रखोगे। कर लोगे? हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। 7.3 ध्यान दीजिए भैया। 7.3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7.3 क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भैया एक ट्राइंगल है, क्या है? ठीक है, और कह रहा है कि भैया ऐसी इरेगुलर शेप का, कह रहा है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो भैया ट्राइंगल नॉर्मली आपका ऐसे होता है, ये ऐसे रखा है डायग्राम में। कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो मैंने आपको बता रखा है इसका सेंटर ऑफ मास वहीं पर होगा जहां पे इसके तीनों मीडियंस काटेंगे, तो हो गया सेंटर ऑफ मास। इसमें यही करना था। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर? जहां पे इसके तीनों मीडियंस क्या करें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इस ओ पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। 7.3 को देखिए क्वेश्चन को, ये 7.2 था, 7.2 था, हाँ खत्म हो गया इतना। कह रहा भैया एक एल शेप्ड एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और इसके ऊपर एल शेप्ड लैमिना है यहां पर, और इसकी लैमिना मतलब शीट होती है, क्या होती है? इसका पूरी शीट का मास क्या है? 3 किलोग्राम। क्या है? 3 किलोग्राम है। तो भैया जाहिर सी बात है इसके तीनों पार्ट का, एक पहला पार्ट ये ना, दूसरा पार्ट ये ना, तीसरा पार्ट ये ना, 3 पार्ट ही होंगे इसके। ठीक भैया, तो 2 पार्ट भी ले सकता है, लेकिन एक इसका आधा पार्ट इसका ओवरलैप कर जाएगा, दिक्कत होगी। तो इस वाले पार्ट का सेंटर क्या है? C1 है, इसका सेंटर मास क्या है? C2, इसका सेंटर मास क्या है? C3। कह रहा है यहां से यहां तक की दूरी क्या रखी है भैया? इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे हैं 2,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रखे हैं? 1,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0, यहां पर 0,1, यहां पर 0,2। ठीक है भैया, ये हो गया। अभी देखिए आपको पता है इसका, देखिए इस पूरे का मास 3 किलोग्राम है, क्या है? तो इसका मास क्या होगा? 1 किलोग्राम। इसका 1, और इसका भी क्या होगा? सबका मास सेम ही होगा। चलो C1 की वैल्यू, C1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ। C1 के कोऑर्डिनेट देखिए, C1 के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? देखिए x की वैल्यू क्या, देखिए ये पूरा 1 है, तो देखिए C1 चाहे C1 हो और चाहे C2 हो, C1 हो चाहे C2 हो, उसके लिए भी x की वैल्यू वही है और इसके लिए भी x की वैल्यू यही है। यानी C1 और C2 के लिए x की वैल्यू क्या है? सेम है। ये क्या है? 1 है, ये क्या होगा? 0.5 होगा। क्या होगा? तो C1 और C2 के लिए x की वैल्यू क्या है? 0.5, इसके लिए भी 0.5। ठीक है, और C3 के लिए x की वैल्यू क्या होगी भैया? 1 और आधा, क्या होगी? 1.5। देखिए ये x की वैल्यू है C1 C2 के लिए। अच्छा y की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए भैया C2 के लिए y की वैल्यू क्या है? ये क्या है? 1, ये क्या होगी? y की वैल्यू क्या होगी? 0.5। C2 की बात करो तो C2 क्या होगा? 1 और आधा, सॉरी C1 यार, C1 1.5 है, C1 1.5 होगा ना, 1 और ये C1 के लिए 1.5, C2 के लिए क्या होगी? आधा, और C3 के लिए क्या होगी भैया? 0.5, 0.5। तो भैया आपको पता है इसका मास क्या है? 1 किलोग्राम नहीं, 0.25 कहां से होगा? इसकी देखो, ये देखो y की वैल्यू क्या है? इसके लिए C3 की वैल्यू 0.5। हाँ, अब ये 3 किलो कुल है, तो इसका एक पार्ट 1 किलो, इसका एक पार्ट 1 किलो, इसका एक पार्ट 1 किलो। इसका सेंटर मास C1 रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास का नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये C2 और इसका मास क्या होगा? सेंटर मास क्या होगा? C3 होगा। C1 की वैल्यू क्या होगी? C1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ, क्या होगा भैया? 1.5, x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 1.5, x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू। तो भैया आपको पता है 1 किलो ये है, 1 किलो ये है, 1 किलो ये है। ये आपका M1 x1 पता है, M2 x2 पता है, M3 x3 पता है। ठीक है भैया, नॉर्मल निकाल के सॉल्व कर लेना। इसमें आपको एक्सियम और वाईसीएम दोनों निकालना है, कर लोगे? चलो भैया इतना ही था, अब शाम को क्लास होगी आगे की। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। लो खड़े हो गए, देखे वीडियो देख लेना।